तुर्की के खलीफा बनने चले अर्दोगन को एक बड़ा झटका मिला है और वो भी इस्तांबुल के उस मेयर ने दिया है जिस मेयर को लेकर पहले से ही टेंशन में है अर्दोगन कि उनकी कुर्सी पर कब्जा कर सकता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार 21 युद्धपोतों को क्यों उतार दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, ये हैं तुर्की के खलीफा के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। इस्तांबुल के मेयर हैं इकरम इमामोग्लू। वैसे इस्तांबुल बहुत ज़्यादा फेमस है और इस बात को लेकर फेमस है कि जो यहाँ का मेयर बन गया ना, उसे राष्ट्रपति पद मिल जाता है बाद में जाकर। रविवार को इन्होंने कहा कि इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमला करने वाले हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। तुर्की के सबसे बड़े शहर के मेयर इमामोग्लू के बयान को राष्ट्रपति और खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा समझने वाले रजब तैयब अर्दोगन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इमामोग्लू का ये बयान राष्ट्रपति अर्दोगन के स्टैंड से एकदम उलट है, जिसमें हमास को फलस्तीनी लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन कहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात भी की थी, लेकिन उनके विरोधी इमामोग्लू के बयान ने साफ कर दिया है कि तुर्की में अब हमास के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN से इमामोग्लू ने कहा कि बेशक हमास ने इजराइल में हमला किया, जिसका हमें गहरा अफसोस है। हमारी नज़र में कोई भी संगठन जो इन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देता है और लोगों को सामूहिक रूप से मारता है, एक आतंकवादी संगठन है। तुर्की की मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदस्य इमामोग्लू को 31 मार्च को भारी जीत के साथ इस्तांबुल का मेयर चुना गया था। इमामोग्लू के बयान का इसलिए भी महत्व है क्योंकि तुर्की की राजनीति में इस्तांबुल का बड़ा महत्व है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में प्रचार के दौरान कहा था कि इस्तांबुल पर जिसका कब्जा होगा तुर्की भी उसी की होगी, लेकिन इन्हीं चुनावों में अर्दोगन के धुर विरोधी इकरम इमामोग्लू ने प्रचंड जीत हासिल की। खास बात यह है कि अर्दोगन भी कभी इस्तांबुल के मेयर रहे हैं और तुर्की की राष्ट्रीय राजनीति में उनका उभार इस्तांबुल के जीत के बाद ही हुआ है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अभूतपूर्व हमला बोल दिया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। हमास के आतंकी लगभग 240 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे, जिनमें से आधे अभी भी गाजा में हिरासत में हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में अभियान शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा में इजरायली अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि वो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन फलस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचार को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पश्चिम इस मामले में बड़ी तस्वीर नहीं देख रहा है, ये इस मुद्दे को केवल एक पक्ष या दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है। हम हमास के हमले को आतंकवादी हमला कहते हैं, लेकिन हम फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों पर होने वाली क्रूरता के लिए भी खिलाफ खड़े हैं, जो आज वहाँ पे मारे जा रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर एक चीज साफ हो रही है इन सारी चीजों से, और साफ ये हो रही है कि तुर्की के अंदर मतभेद शुरू हो चुका है इस मुद्दे को लेकर। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने हाल ही में हमास चीफ के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात इस्तांबुल में हुई है, यहीं पे बैठ के हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मीटिंग की जानकारी भी दी है और अर्दोगन ने इस्माइल हानिया के साथ लंबी बातचीत के बाद गाजा में इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए फलस्तीनियों से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। अर्दोगन ने इस दौरान गाजा में इजराइल की कार्रवाई को मानवता के लिए धब्बा कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चों और महिलाओं को मारा जा रहा है वो एक अपराध है, उसे कोई भी जायज नहीं
नहीं ठहरा सकता है। तुर्की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में अर्दोगन ने हमास को एक मुक्ति समूह और इजराइल को नाजियों से भी बदतर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बोस्फोरस स्ट्रेट के तट पर डोल हमास पैलेस में वार्ता के बाद फिलिस्तीनी एकता महत्वपूर्ण थी। फिलिस्तीन के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर ही वो इजराइल को हरा सकते हैं। अर्दोगन ने कहा कि इजराइल के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिक्रिया और जीत का रास्ता एकता से ही निकलेगा। हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन तुर्की ने हमास को फिलिस्तीनियों की आजादी के संघर्ष के लिए लड़ने वाला संगठन कहा है। अर्दोगन ने ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव पर बात की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की आड़ में इजराइल को कोई शिगुफा छोड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये जरूरी है कि गाजा पर ध्यान केंद्रित रहे, युद्ध रुके। खैर, अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, पर इस बीच में अर्दोगन ने कई बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की। इजराइल को टेररिस्ट स्टेट तक कह दिया। हमास का भी तुर्की ने खुलकर समर्थन किया। 2011 से ही हमास का तुर्की में एक कार्यालय है। अर्दोगन और हमास हानिया के बीच भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। तुर्की युद्ध का सामना कर रहे गाजा में 45,000 टन आपूर्ति और दवा भी भेज रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है तुर्की के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आई है, और ये खबर आई है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमने 21 भारतीय नेवी शिप को लगा दिया है रेड सी के एरिया में, और इस तरीके से इंडियन नेवी वेसल्स की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि हुती अटैक को रोका जा सके अपने जहाजों पर। एक समारोह में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि हमने यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपनी नेवी का, और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी ताकत को भी बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत अब अपने एक्शन वाले मोड में आ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि इधर काफ़ी दिनों तक शांति रही, और उसके बाद भारत आने वाले एक जहाज पर, एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, और इसके बाद फिर लगातार हुती विद्रोहियों ने जहाज़ों पर हमले बढ़ा दिए हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हिंद महासागर में ड्रोन हमले किए हैं। MSC ओरियन कंटेनर जहाज को भी निशाना बनाया गया है। LECG डेटा के मुताबिक पुर्तगाल के झंडे वाला MSC ओरियन पुर्तगाल और ओमान के बीच चल रहा था। इस जहाज का मालिक जोडियाक मैरीटाइम था। जोडियाक का स्वामित्व आंशिक रूप से इजरायली व्यवसायी इयाल ओफर के पास है। कंपनी ने अभी तक इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ईरान के समर्थन वाले हुती आतंकियों ने नवंबर के बाद से लाल सागर, बाब अल मंडब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि लंबी दूरी की वजह से कार्बन का उत्सर्जन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है, पर इन सब के बावजूद हुतियों का अटैक रुक नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोतों को अलग अलग क्षेत्रों में फैला दिया है, और माना जा रहा है चूंकि कई जगहों पर विवाद हो रहा है, इसलिए एक जगह चीजें केंद्रित नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल भारत अपनी सुरक्षा के लिए 21 युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है, क्योंकि भारत का ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।